children, welcome to another economic class. Today we are going to learn law of return to scale. What is the meaning of scale? Scale का मतलब क्या होता है? बहुत सारी कंपनियां होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ बहुत बड़ी होती हैं। इन्हीं को कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटलाइजेशन। कितनी पूंजी उसमें लगी हुई है, इसके आधार पर इन कंपनीज का को कैटेगराइज किया जाता है। जो कंपनी 30 मिलियन से ऊपर होती है दे आर कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और जो 100 मिलियन से ऊपर होती हैं दे आर कॉल्ड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, और जो 250 मिलियन से ऊपर होती हैं उनको हम लोग लार्ज इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो ये तो हो गया कैटेगराइजेशन, जिसको हम लोग स्केल भी कहते हैं, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल एंड लार्ज स्केल। अब हम लोग देखते हैं कि लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या है। रिटर्न टू scale refers to the change in the output when all the factors input are changed in the same proportion in the long run। यहाँ सबसे पहले आप ये देखेंगे in the long run बोल रहा है। in the long run का मतलब हो गया कि जैसे कि हम लोग पहले क्लासों में पढ़ चुके हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में टाइम निश्चित होता है और लॉन्ग रन में कोई टाइम निश्चित नहीं होता है। तो जितनी भी बड़ी कंपनियां होती हैं जो लार्ज कैप होती हैं या लार्ज स्केल की है, तो वो जो है होती है उनका प्रोडक्शन हमेशा लॉन्ग रन में होता है, क्योंकि उनके प्रोडक्शन का कोई टाइम फिक्स नहीं होता। तो इन लॉन्ग रन व्हेन फैक्टर्स ऑफ इनपुट आर चेंज्ड, लॉन्ग रन में जब भी फर्म्स अपने इनपुट्स को बढ़ाती हैं तो उसी सेम प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में वो इनपुट्स को बढ़ा रही हैं, वहां पर चेंज आउटपुट में देखने को मिलता है। दैट इज कॉल्ड रिटर्न टू स्केल। ये मेनली 3 तरह का होता है, 3 स्टेजेस में देखने को मिलता है। एक में तो तेजी से ग्रोथ होता है, दूसरा कांस्टेंट होता है और तीसरा डिमिनिशिंग होता है। उसको हम लोग आगे देखेंगे। इसको और ठीक से समझने के लिए ये देख लीजिए कि व्हेन अ फर्म चेंज द क्वांटिटी ऑफ ऑल इनपुट्स इन लॉन्ग रन, जब वो अपने इनपुट्स को, अब जैसे कि हम लोगों ने लॉन्ग रन में पढ़ा है कि यहाँ कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं होता है, सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। तो जब सारे फैक्टर्स वेरिएबल होंगे तो इनपुट्स में सारे फैक्टर्स ग्रो करते हैं, उनकी क्वांटिटी इनपुट्स के रूप में बढ़ाई जाती है, जिसका इफेक्ट हम लोग आउटपुट पे देखते हैं। तो आउटपुट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जिस प्रोपोर्शन में इनपुट्स लगाई जा रही हैं, क्या उसके प्रोपोर्शन में आउटपुट यानी ग्रोथ हो रहा है या नहीं, इसी बात को ये रिटर्न टू स्केल लॉ जो है ये समझाने की कोशिश करता है। तो इस लॉ के कुछ एजम्पशंस हैं, उनको हम लोग देख लें कि इट इज रिलेटेड टू लॉन्ग रन। ये लॉन्ग रन में ही वर्क करता है, ये शॉर्ट रन का लॉ नहीं है, ये केवल लॉन्ग रन में एप्लीकेबल है। सेकंड थिंग इज इट्स फैक्टर चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जितना इनपुट लगा रहे हैं क्या आउटपुट उसी प्रोपोर्शन में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। थर्ड पॉइंट इज प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। जब प्रोडक्शन के दौरान जो इनपुट्स है उनकी प्राइस जो है एक कांस्टेंट मानी जाएगी। एंड फोर्थ पॉइंट इज प्रोडक्शन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी नॉट इन मनी। और ये जो प्रोडक्शन है इसको मेजर किया जाएगा इन फिजिकल क्वांटिटी नॉट इन मनी। इसको मनी में हम मेजर नहीं करेंगे बल्कि
एक फिजिकल क्वांटिटी में मेजरमेंट इसकी हम लोग करेंगे। तो हम लोग ये समझ गए कि इनपुट जिस परसेंटेज में बढ़ रहा है, अगर मान लीजिए कि हम इनपुट को डबल करते हैं तो क्या आउटपुट भी डबल हो रहा है या नहीं, यानी सेम प्रोपोर्शन में वो बढ़ रहा है कि नहीं। तो ये इसके 3 स्टेजेस बताए गए हैं इस लॉ में। फर्स्ट इज इंक्रीजिंग, जब इनपुट्स जिस प्रोपोर्शन में लगाए जाते हैं आउटपुट का प्रोपोर्शन उससे ज़्यादा होता है, यानी कि ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है, जितना हम इनपुट लगा रहे हैं उससे कहीं अधिक हम लोग आउटपुट को गेन कर रहे हैं। इसका स्टेजेस ऑफ रिटर्न में पहला हम लोग देखेंगे, जैसा कि अभी मैंने बताया कि इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब है when proportionate increase in total output is more than the proportionate increase in input। जिस proportion में हम लोग inputs को डाल रहे हैं, क्या उस proportion से अधिक आउटपुट मिल रहा है, तो वो कैटेगरी होगी, वो स्टेज होगा इंक्रीजिंग रिटर्न का। इसको एक शेड्यूल से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैंने इनपुट्स लिया है, इनपुट्स में 2 चीज़ें मैंने मानी है, एज्यूम किया है। फर्स्ट इज कैपिटल विच इज डोनेटेड बाय के, एंड सेकंड इज लेबर विच इज डोनेटेड एज एल। यहाँ पर देखिए ये आउटपुट है, ये इंक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट है। परसेंटेज कितना इनपुट का परसेंटेज हम उसमें लगा रहे हैं और किस परसेंट में कितने परसेंट हमको आउटपुट गेन हो रहा है। ये 4 कॉलम्स हैं, इनपुट, आउटपुट, इंक्रीज इन इनपुट एंड इंक्रीज इन आउटपुट। अब हम लोग देखते हैं कि कैपिटल का 1 यूनिट प्लस लेबर की 2 यूनिट लगाने पर आउटपुट जो है वो हम 100% देखते हैं कि वो गेन कर रहा है। ठीक है, यहाँ तो वही हो गया, परसेंटेज कोई अंतर नहीं आया। बट यहाँ देखते हैं सेकंड में कि अगर 2 यूनिट कैपिटल का लगाते हैं और 4 यूनिट लेबर का, लेबर यहाँ पर डबल हो गया, यानी 100% से इंक्रीज कर दिया। पहले 1 लेबर था, अब लेबर की के नंबर्स 2 हो गए, 2 लेबर्स लगा दिए गए और कैपिटल भी डबल कर दिया गया, 1 से 2 कर दिया गया। यानी कि फर्स्ट में जो हम लोग देख रहे हैं कि 100% हो रहा है, वहाँ हम लोग अब इनपुट्स को डबल कर रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि क्या आउटपुट भी हम लोग को डबल मिल रहा है 1%। तो 2 हम लोगों ने कैपिटल लिया और 4 लेबर्स लिए, तो हम लोगों को आउटपुट यूनिट जो है वो 250। अगर 1 और 2 लगा रहे थे तो 100 मिल रहा था यूनिट, 100 यूनिट मिल रहा था। अब हम लोगों ने इनपुट्स को डबल किया, तो हम देख रहे हैं कि 100 का 200 होना चाहिए था डबल, लेकिन यहाँ 250 यूनिट्स आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब कि द गेन इज अबव 100%। यहाँ इंक्रीज इन इनपुट, इनपुट कितना बढ़ा, यहाँ से ये डबल हो गया, 100% बढ़ गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि आउटपुट 150% बढ़ा, यानी कि डबल से ज़्यादा, यानी प्रोपोर्शन में आउटपुट ज़्यादा गेन हो रहा है। उसके बाद फिर हमने डबल कर दिया, यहाँ पे हमने 4 यूनिट्स कैपिटल के लिए लिए और 8 यूनिट्स लेबर के लिए लिए, यानी फिर से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे डबल कर दिया यूनिट्स ऑफ इनपुट। इनपुट को हमने फिर से डबल किया। इसी अगर 2.5 था, 250 थी यूनिट्स, और डबल करने पर 500 यूनिट्स मिलना चाहिए, बट वी आर गेनिंग 600 यूनिट्स हियर। इट मीन्स द इनपुट इज 100 but the output is 140%. This is more than 100%, डबल से ज़्यादा गेन हमको इस दोनों ही यूनिट में बढ़ाने पे। 1 से हमने 2 किया, 2 से 4 किया। हर बार हम क्या कर रहे हैं, इनपुट्स को 100% से
इंक्रीज कर रहा है और हम देख रहे हैं कि आउटपुट जो है वो 100% से ज़्यादा हो रहा है। 100 था, यहाँ 200 होना चाहिए, बट वी आर गेटिंग 250 यूनिट्स। 200 फिर हमने यहाँ डबल कर दिया लेवल्स को और कैपिटल को, तो यहाँ 250 के डबल 500 मिलना चाहिए, बट वी आर गेनिंग 600 यूनिट्स, यानी more than 100% we are gaining in this type of increasing rate। तो जब हम देखते हैं कि जिस प्रपोर्शन में हम लोग इनपुट को लगा रहे हैं उसके प्रपोर्शन में आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है, such kind of stage of return is called increasing return। अब इसको हम लोग एक ग्राफ से देखते हैं। यहाँ मैंने प्रोडक्शन लिया है, यहाँ फैक्टर्स को लिया है। हम देखते हैं कि फैक्टर्स को जब बढ़ाते हैं तो उनमें ये फैक्टर्स क्या है, हमारे इनपुट है, यानी कैपिटल एंड लेबर। कैपिटल और लेबर को जब हम इतना इंक्रीज करते हैं तो हम लोग को उसके बदले आउटपुट काफ़ी ज़्यादा मिलता है, काफ़ी ज़्यादा मिलता है, उससे प्रपोर्शन में अधिक मिलता है। यानी इनपुट के प्रपोर्शन में, इनपुट जितना जिस प्रपोर्शन में हम लोगों ने बढ़ाया उससे कहीं अधिक प्रपोर्शन में हमें आउटपुट मिलता है। अब कंपनी बड़ी हो गई है, उसमें कैपिटल भी काफ़ी इन्वेस्ट हो गया और लेबर्स भी काफ़ी लग गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है। वहाँ पर हम देखेंगे कि जिस प्रपोर्शन में हम लोग इनपुट लगा रहे हैं उसी प्रपोर्शन में हमें आउटपुट मिल रहा है, यानी कि ये एक कांस्टेंट रिटर्न हमको मिलता है। जितना लगाते हैं उतना हमें आउटपुट मिलता है, जितना इनपुट लगाते हैं उतना ही आउटपुट मिलता है। इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, जितना इनपुट उतना आउटपुट। अब हम लोगों ने यहाँ देखा था कि 4K और 8L हम लोगों ने दिया था। 4K का मतलब कैपिटल के 4 यूनिट्स और लेबर के 8 यूनिट्स हम लोगों ने, वही चीज़ यहाँ आउटपुट हम लोग को 600 मिला था से। अब आगे इस 4 को हम लोग बढ़ाते हैं कैपिटल में और कैपिटल को 8K कर देते हैं और लेबर्स को 8 से बढ़ाकर 16 कर देते हैं, यानी कि फिर हमने इनपुट्स को 100% इंक्रीज कर दिया। इनपुट जब 100% इंक्रीज हुआ तो हम देख रहे हैं कि ये 6 से 1200 हो गया आउटपुट जो है 600 से 1200 हो गया। 1200 का मतलब क्या हुआ, ठीक 100% गेन। 600 था पहले, अब हो गया वो 1200, यानी कि 100% से गेन किया। हमने कितना बढ़ाया था, हमने 100% इनपुट को बढ़ाया था। 4 से हमने 8 कर दिया, 8 से हमने 16 लेवल्स कर दिया, यानी इनपुट जब 100% से बढ़ा तो हम लोग देख रहे हैं कि आउटपुट भी हम लोग को 100% से बढ़ता हुआ मिल रहा है। यहाँ इनपुट भी 100% एंड आउटपुट भी 100%। एक बार फिर हम लोगों ने इंक्रीज किया, 8 से हम लोगों ने कैपिटल को 16 कर दिया, फिर 100% से कैपिटल को बढ़ाया और लेवल्स को भी हम लोगों ने डबल कर दिया। 16 लेवल से 32 लेवल्स को एम्प्लॉयमेंट दिया। क्या होता है कि 1200 से ये 2400 होता है आउटपुट, यानी फिर से 100% आउटपुट हम लोग को मिल रहा है। तो दोनों ही जगह जब हम लोग इनपुट्स को 100% से बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट भी हम लोगों को 100% से मिल रहा है। क्लियर? इसको एक ग्राफ से देखते हैं कि जितना इंक्रीज हम लोग फैक्टर्स में कर रहे हैं, फैक्टर्स में कर रहे हैं मतलब इनपुट्स में जितना इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक उसी प्रपोर्शन सेम प्रपोर्शन में हमें आउटपुट गेन हो रहा है। व्हाट इट मीन्स कि इनपुट और आउटपुट का रिलेशन कांस्टेंट है। जितना हम इनपुट को बढ़ा रहे हैं उतना ही आउटपुट बढ़ रहा है, दोनों एकदम इक्वल है। इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न। ये कांस्टेंट का मतलब जितना इनपुट उतना आउटपुट। नेक्स्ट
एंड द लास्ट डिमिनिशिंग रिटर्न। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि रिटर्न जो है धीरे धीरे डिमिनाइज होने लगता है, यानी कि कम होने लगता है, गिरते हुए क्रम में मिल रहा है। यानी जिस प्रोपोर्शन में हम लोग इनपुट्स को लगा रहे हैं, मान लीजिए कि हम लोग 100% इंक्रीज कर रहे हैं लेबर को और कैपिटल को भी 100% से बढ़ा रहे हैं, यानी इनपुट 100% से बढ़ रहा है लेकिन आउटपुट में 100% से कम इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ कम हो रही है 100% से। इट मीन्स कि वी आर गेटिंग डिमिनिशिंग रिटर्न। वही डिमिनिशिंग रिटर्न यहाँ हम लोगों ने 16 कैपिटल और 32 लेबर लिया था, वही चीज़ यहाँ भी है। तो हम लोग को गेन हुआ था आउटपुट 2400। अब हम लोगों ने 60K से 32K को कैपिटल बढ़ा दिया और लेबर को 32 से 64 कर दिया, यानी 100% से हमने इनपुट को इंक्रीज किया। देन वी आर गेटिंग 4200 यूनिट्स। ये डबल से कम है, अगर डबल होता तो कितना होता है 4800, बट वी आर गेटिंग 4200 यूनिट्स एज आउटपुट। तो ये 100% से कम है। इनपुट हमने 100% बढ़ाया बट आउटपुट क्या हुआ, वो हमें कम प्राप्त हुआ, लेस। हम देखते हैं कि इसको परसेंटेज में कितना आउटपुट प्राप्त हुआ, वो 75%, और हमने इनपुट कितना बढ़ाया था 100%। इट मीन्स वी आर गेटिंग डिमिनिशिंग आउटपुट। आउटपुट इज लेस देन द इनपुट इन प्रपोर्शन। एक बार और हम लोग इसको देखते हैं। अब हम लोग 32 कैपिटल से उसको 64 कैपिटल कर देते हैं, फिर डबल करते हैं और 64 से 128 लेवल कर देते हैं, यानी फिर से हमने एक बार और उसको 100% से इंक्रीज किया इनपुट। तो हम लोग देख रहे हैं कि 6720 हम लोग को आउटपुट मिला, जो कि 60% ही है इनपुट। इनपुट अगर 100% लगा रहा है तो हम लोग को क्या हो रहा है, 60% ही आउटपुट जनरेट हो रहा है। इट मीन्स वी आर गेटिंग डिमिनिशिंग रिटर्न। तो बच्चों जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करते जाते हैं तो 3 स्टेजेस होते हैं। ये 3 स्टेजेस में कंटिन्यूस भी चल सकता है किसी भी स्टेज, लेकिन ये स्टेज जो है ये किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए अच्छी बात नहीं है कि उसका फर्म जो है जितना वो इनपुट लगा रहा है उससे कम उसको आउटपुट जनरेट हो। इससे क्या होगा, उसके कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। और हम लोग आगे नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट पॉइंट पे जब पहुंचेंगे तो हम लोग कॉस्ट के बारे में ही पढ़ने वाला है। वहाँ हम लोग देखेंगे कि कैसे डिमिनिशिंग रिटर्न कॉस्ट को इफेक्ट करता है और इससे क्या होता है, वो जो एंटरप्रेन्योर है उसके प्रॉफिट के मार्जिन में उसको नुकसान होता है। तो वहाँ हम लोग, यहाँ पर हम लोग इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देख रहे हैं, वहाँ हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये स्थिति जो है इसको हम लोग डिसइकोनॉमिक स्थिति भी कहते हैं। तो आइए आप लोग को बताता हूँ कि डिसइकोनॉमिक क्या होती है। डिसइकोनॉमी इज अपोजिट ऑफ इकोनॉमिक। डिसइकोनॉमी क्या है, ठीक विपरीत है इकोनॉमी के। इकोनॉमिक कंडीशन ये होता है जिसमें कि अच्छा इनपुट लगाने पे, इनपुट्स को बढ़ाने पे, प्रोडक्शन में, आउटपुट में काफ़ी अच्छा गेन होता है, उसको इकोनॉमिक कंडीशंस कहते हैं। लेकिन डिसइकोनॉमिक का मतलब है कि अब फर्म के कंडीशन निगेटिव रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि अब कंपनी काफ़ी बड़ी हो गई है, ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स टू लार्ज। वो जो फर्म का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि मैंने पिछले लेसन्स में बताया कि ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है
प्रोडक्शन का। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये काफ़ी बड़ी हो गई है, ओवर क्राउडेड है, ओवर क्राउडेडनेस हो गई है, ओवर क्राउडेड। तो उसके चलते हम लोग को क्या देखने को मिलता है, उसके मिसमैनेजमेंट उसमें देखने को मिलता है। कंपनीज में हम लोग को मिसमैनेज, कोई इच्छा से अपना अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, एक दूसरे पे काम को टालने की कोशिश शुरू हो जाती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तुम कर दो। तो ये सब मिसमैनेजमेंट वहाँ देखने को मिलता है ड्यू टू ओवर क्राउडनेस। लेबर्स, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होता है, ठीक से कम्युनिकेशन नहीं होता है। मैनेजमेंट कभी कभी वर्कर्स की बात पे ध्यान नहीं देते हैं, या वर्कर्स को मैनेजमेंट पसंद नहीं आ रहा है तो वो अपने काम में उतना मन नहीं लगाते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं जो डिस इकोनॉमी में आते हैं। लैक ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, मान लीजिए कि मैकेनिकल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है जो नई टेक्नोलॉजी की हो, जिसके कारण ग्रोथ हो, मैनेजमेंट वो इक्विपमेंट्स ले नहीं रहा है तो उसका असर ग्रोथ पे पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैनेजमेंट बहुत नई टेक्निक की मशीनें उठा के ले आए और उस हिसाब से लेबर स्किल्ड नहीं है। लेबर पहले वाली पुरानी वाली मशीन तो चला लेते थे, बट नई टेक्नोलॉजी की जो मशीन आई है उसके लिए वो स्किल्ड नहीं है, पहले से तैयार नहीं है उसके लिए, तो उसका इफेक्ट धीरे धीरे ग्रोथ पे पड़ने लगता है। स्किल्ड लेबर, लैक ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट और लो मोटिवेशन एमंग लेबर्स। लेबर्स को वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन जो है, वहाँ के बड़े अधिकारी जो हैं, वो लेबर्स को मोटिवेट नहीं कर रहा है, उनको कुछ लुभावने चीज़ नहीं दी जा रही है जिससे वो इनकरेज होकर प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करें। तो ये सारे कारण हैं जो डिस इकोनॉमिक में होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे इस टॉपिक को। तो बच्चों पसंद आए, पढ़ाया हो, जो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।